खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले खबर अजमेर से, जहां पर पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और यह असर तूफान बिपरजॉय का है, जिससे अजमेर को पानी पानी कर दिया गया है। सड़कें और गलियां ही नहीं बल्कि यहां पर अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल पानी में डूबा हुआ। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कई वार्ड में पानी भरा हुआ है। ओपीडी से लेकर अस्थि रोग विभाग तक 3 से 4 फीट तक जलमग्न है। पाली के ये तस्वीरें हैं, अजमेर की ये तस्वीरें हैं और अजमेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर हर तरफ से पानी ही पानी है। लेकिन इस पानी की वजह से भी अस्पताल बंद नहीं हुआ, मरीजों को शिफ्ट कहीं और नहीं करवाया गया। वहीं पर अभी भी अस्पताल चल रहा है। ओपीडी में अभी भी बेड लगे, उन बेड पर मरीज लेटे हुए हैं। मरीजों के तीमारदार आ रहे हैं। इमरजेंसी में जो आ रहा है उनका यहां पर उपचार भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर अजमेर भी पानी पानी है, बिपरजॉय का असर है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी खड़े करती है कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं कि जब मूसलाधार बारिश हो तो कम से कम अस्पतालों में इस तरह पानी ना भरे, और पानी भरे तो उस पानी की निकासी की व्यवस्था तो कम से कम हो। बहुत व्यवस्था खराब हो रही है और पूरा हॉस्पिटल में मतलब मैनेजमेंट पूरा खराब हो रहा है और मतलब पेशेंट भी खूब परेशान हो रहे हैं, स्टाफ भी आवाजाही खूब परेशानी हो रही है। पानी बाहर जो नाले हैं बंद हैं, उसकी वजह से दीवारों से पानी आ रहा है और हमें ऑर्डर दिया गया है पेशेंटों को ट्रॉमा वार्ड या दूसरे वार्ड। अजमेर की तस्वीरों के बाद अब पाली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर हालात बाढ़ जैसे हैं। कई रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का ही असर है। मूसलाधार बारिश के बाद से कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। पानी में, सड़कों में, गलियों में गुजरने के लिए अभी इस तरह से बोट का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि इतना पानी वहां पर भरा हुआ, कई फीट पानी भरा हुआ है। बच्चों को घरों में रखा गया ताकि वो बाहर ना आए, क्योंकि उनके गलियों में डूबने का खतरा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जैसे तैसे बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे हैं, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है। जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, वो जहां तहां डूबी पड़ी हैं। लोग बहुत परेशान हैं। थोड़ा सा ऊंचाई वाली जगह पर लोग जा रहे हैं ताकि खुद को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि लोगों के घर, खासतौर पर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ये बिल्कुल रिहायशी इलाकों की ऐसी तस्वीर है। जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है, बिपरजॉय का ही यह असर है। जिंदगियां कुछ इस तरह से फंसे हुए हैं। लोग थोड़ा सा ऊंचाई पर जा रखे हैं ताकि खुद को बचा सकें, परिवार वालों को बचा सकें। धर्मशाला में फ्लैश फ्लड के दौरान तेज बहाव में फंसे युवक को रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होती है तो अचानक इस तरह से फ्लैश फ्लड आ जाता है। यह बारिश उस हिस्से में ना हो रहे, ऊंचाई पर कहीं बारिश हुई होगी तेज, तो फिर नीचे अचानक पानी बढ़ जाता है, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसा ही इस परिस्थिति में भी हुआ, लेकिन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर उस शख्स को बचाती है। झारखंड के रांची में स्थित मिलिट्री कैंप में भीषण आग लगी हादसा ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ और सूखी झाड़ियों की वजह से फिर यह आग फैलती चली गई। आग बुझाने में दमकल विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 8 ड्रोन कैमरों की नजर से इस प्रभावित इलाकों को देखा गया, मॉनिटर किया गया और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस हादसे वाली जगह से दूर रहने के ही निर्देश दिए गए। यूपी और बिहार समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों सूरज की तपिश से झुलस रहा। भीषण गर्मी और लू की वजह से यूपी और बिहार में पिछले 3 दिनों में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जून तक गर्मी का यह सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने खगड़िया, जमुई, नालंदा और पटना समेत कई शहरों में अगले 24 घंटों में हीट वेव की और भीषण होने की चेतावनी जारी की है। यूपी के बलिया में हीट स्ट्रोक से 57 लोगों की मौत हो गई, लेकिन यूपी सरकार मौत के इस आंकड़े को गलत बता रही है। जून की गर्मी जानलेवा हो गई है। आसमान से आग बरस रही है और हवा इतनी गर्म हो गई है कि बदन को झुलसा रही है। वैसे तो पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी कहर ढा रही है, लेकिन यूपी और बिहार में हालात बिगड़ गए हैं। यूपी के बलिया में गर्मी से 3 दिन में 57 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना में पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की जान चली गई, तो आरा में 2 दिन में 30 मरीजों की मौत हो गई।
लगातार बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रोक की वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं। उल्टी, दस्त, दम फूलने और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बलिया में महज 3 दिन में 400 से ज्यादा मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बलिया में हीट स्ट्रोक से मौतों का जो आंकड़ा सामने आया है, उससे हड़कंप मच गया है। लखनऊ से स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम बलिया में हुई मौतों की जांच के लिए भेजी गई है। बलिया के सीएमओ का दावा है कि गर्मी और लू से सिर्फ 2 मरीजों की मौत हुई है। हीट स्ट्रोक को मौत की वजह बताने वाले बलिया के सीएमएस दिवाकर सिंह पर गलत जानकारी देने के आरोप है और उन्हें पद से हटा दिया गया है। यूपी के परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि इन मौतों को गर्मी से जोड़कर न देखा जाए। देखिए, गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे हैं, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। यूपी में गर्मी से मौत के आंकड़ों पर विवाद है, तो वहीं बिहार सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से दोपहर में घर से न निकलने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बिहार के बांका, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा में भीषण हीट वेव की चेतावनी जारी की है। तो वहीं महाराष्ट्र के 11 जिलों के लिए अगले 5 दिन तक जबरदस्त गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यूपी के बलिया में हुई मौतों को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 8 दिनों में बलिया में गर्मी की वजह से 121 लोगों की मौत हुई। गरीबों को चिलचिलाते हुए गर्मी में न तो बिजली मिल रही है, न ही उन्हें इलाज मिल रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती की वजह से लोगों की जान जा रही है। ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतजाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। बीजेपी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो। गरीब किसान वही लोगों की जान गई है, क्योंकि उनको समय पर न भोजन मिला, न समय पर पर्याप्त दवाइयां मिली, और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान गई हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। आज तक से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दें। प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला बाद में भी हो सकता है। प्राथमिकता बीजेपी को हराना है और उसके लिए सभी को साथ आना होगा। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जिसमें 2024 के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। अखिलेश यादव का दावा है कि बैठक में भी हर तरह की समस्या का हल निकाला जाएगा। जिस समय यूपी और यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, उसी समय देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाएगी। आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश की सीटें माइनस कर दें तो भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार नहीं है, वो गठबंधन की ही सरकार कहलाई जाएगी। इसलिए भूमिका उत्तर प्रदेश की बड़ी होगी। इसी मैंने बार बार कहा कि जो दल बीजेपी को हराना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी का साथ दें। बड़े दिल से समाजवादी पार्टी ने हमेशा समझौता किया, साथ लाने का काम किया। हमें उम्मीद है इस बड़ी लड़ाई में, जहां लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है, देश को उस रास्ते में भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है जहां मानवता खत्म होती जा रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई कानून व्यवस्था की। बड़े पैमाने पर जो रोजगार देने की बात कर रहे थे, आज रोजगार भटक रहे हैं। आंकड़े ऐसे दिखाते हैं जिससे कि सभी नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल गया। बड़े अखिलेश यादव का कहना है कि 2024 में समाजवादी पार्टी बीजेपी से अपना बदला लेगी और एनडीए को कड़ी चुनौती देने के लिए पीडीए पूरी तरह से तैयार है। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि पीडीए को परिवारवाद, दंगा और अपराध का प्रतीक बताया उन्होंने। मौर्य ने कहा कि पीडीए का मतलब वो नहीं जो अखिलेश यादव बता रहे हैं। उन्होंने पिछड़े वर्ग ने समाजवादी पार्टी को अब पहले ही नकार दिया। मतलब टी फार परिवारवाद, टी फार दंगा, ठीक है, और ए फार अपराधियों का संग,
इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है, वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया, पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा। विपक्षी दलों की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस शीला दीक्षित को उनकी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जेल में डालना चाहते थे, आजकल उन्हीं से दोस्ती की कोशिशों में जुटे हुए हैं। स्मृति ईरानी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 40 करोड़ के बंगले को लेकर भी घेरा। लेकिन मुझसे कहा गया कि कहीं न कहीं कानाफूसी हो रही है कि जिस शीला दीक्षित जी की पार्टी को वो जेल में डालने वाले थे, आजकल दोस्ती करने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए हिंदी में कहावत याद आती है, चोर 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 चोर। अब कौन किसका मौसेरा भाई है ये नहीं जानती, लेकिन कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ कि मंच से दोबारा याद कराती हूँ, 90 90 90 90 90 90 90 90 90। आरएसएस ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसफुले ने एक बयान जारी किया और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर में अशांति है और हिंसा है और यह सिलसिला नहीं थम रहा। संघ ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही संकट की इस घड़ी में विस्थापितों और हिंसा पीड़ितों के साथ खड़े रहने का उन्होंने आश्वासन दिया, जिनकी संख्या 50,000 से ज्यादा है। मणिपुर में 25 दिनों से लगातार हिंसक झड़पें हुए हैं।